हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल टॉप गुरु में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के सेकंड स्टेज यानी कि सीबीडी 2 के यानी कि मेंस का आपका 21 जनवरी 2019 का तीसरी शिफ्ट का पेपर। ठीक है, इसके पहले फ्रेंड्स हमने 2 शिफ्ट के पेपर करा दिए हैं, पहली और दूसरे के। अब आज आपका रहने वाला है तीसरी शिफ्ट का पेपर। ठीक है, और उसके दोस्तों हम कराने वाले हैं पार्ट ए के क्वेश्चन। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो सीबीडी 2 होता है, सीबीडी 2 में आपका क्या होता है कि पार्ट ए होता है एक, ठीक है, और पार्ट बी होता है। पार्ट ए में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और इसमें टाइम मिलता है आपको 90 मिनट का। और इसके बाद पार्ट बी होता है, उसमें आपको टाइम मिलता है 60 मिनट का। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट बी जो होता है वो ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आपकी जो ट्रेड होगी उसी ट्रेड की थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जो पार्ट ए होता है वो सभी का कॉमन होता है। ठीक है, वो सभी चाहे वो किसी भी से मतलब कि किसी भी ट्रेड वाला व्यक्ति हो, उसका पार्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर तीसरी शिफ्ट है, यहाँ पर तो जितने भी मैकेनिकल ट्रेड के जितने भी मैकेनिकल वाले जो रहे होंगे, जितने भी मैकेनिकल ट्रेड के स्टूडेंट रहे होंगे, उन सभी का पार्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख के अज्यूम नहीं कर लेना कि मैकेनिकल डीजल का तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इसमें दोस्तों केवल आपका ट्रेड अलग रहेगा, बाकी आपका जो पार्ट रहेगा ना वो सेम ही रहेगा। तो पार्ट में भी फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के रहते हैं। ठीक है, तो सभी को पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट होता है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसके बाद आपके मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, जीके वगैरह रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कराएंगे और बहुत ही आसान हल से बेसिक से कराएंगे। ठीक है, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखना। और देखो, एक बात और बता दूं कि इस वीडियो को आप टेस्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कि आप क्वेश्चन जैसे भी मैं निकालता हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर आपसे हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस आपका हाई होगा। ठीक है, अगर नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारा पहला की वीडियो चालू करके फिर से देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका डायरेक्शन से संबंधित है और इसमें बोला जा रहा है कि एक टैक्सी 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। ठीक है, तो एक टैक्सी मान लेते हैं, सभी लोग आप जानते हो कि डायरेक्शन तो ये आपकी इधर होती है नॉर्थ, ये आपका साउथ होता है, ये ईस्ट और ये आपका वेस्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर साउथ की ओर 7 किलोमीटर एक टैक्सी जाती है, तो साउथ की तरफ जाती है, यानी कि यहाँ पर जैसे है वो, तो साउथ की तरफ नीचे की तरफ जाएगी कितनी, 7 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि फिर वह पूर्व की ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर जाती है, तो पूर्व आपका इस साइड हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, कितना चल रही है, 5 किलोमीटर। उसके बाद बोला जा रहा है कि फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर जाती है, तो फिर उत्तर की ओर मुड़ती है तो 7 किलोमीटर यहीं पर पहुंच जाएगी। ठीक है, इसी के बराबर, तो यहाँ पर 7 किलोमीटर चलती है और यहाँ पर पहुंच जाएगी। और फिर बाईं ओर मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, तो बाईं ओर मुड़ती है 2 किलोमीटर, यानी कि इस साइड मुड़ेगी और 2 किलोमीटर चलती है। अब आपसे क्या पूछा रहा है कि अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में अब टैक्सी का स्थान क्या है। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थिति उसकी यहाँ पर थी अभी, और जो लास्ट की स्थिति उसकी ये है। ठीक है, और 2 किलोमीटर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये वाली ये कितनी आ जाएगी, ये देखो ये टोटल 5 है, तो ये भी टोटल 5 होगी। 5 में से आपकी 2 ये है तो बचेगी आपकी ये 3। ठीक है, तो 3 किलोमीटर आपका पहले की स्थिति में जो लास्ट की स्थिति रहेगी 3 किलोमीटर पूर्व में रहेगी। ठीक है, तो पूर्व की ओर 3 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। ओके, क्लियर है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे बोला जा रहा है कि 5% यहाँ पर पीए की राशि, ठीक है ना, कि कोई आपकी पीए की दर यानी कि 5% की दर है आपकी, और 5 वर्षों के लिए निवेश किए गए 1450 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। आप सभी लोग जानते हो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, आपका आपका जो अमाउंट मतलब कि जो आपका जो मूलधन दिया हो, ठीक है, तो वो 450 मल्टीप्लाई समय इंटू रेट कर देते हैं, बट्टे 100 कर देते हैं। ठीक है, तो इतना करके आप देख सकते हैं कि आपका आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यही आ जाएगा। देखो 25 से ये 4 बार जाएगा, 100 कट जाएगा, यानी कि 1450 बटे अब जब 4 करेंगे ना तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। ओके, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि अमित की जेब में से 150 रुपये जूतों पर और 75 रुपये घड़ी पर खर्च होते हैं। ठीक है, यानी कि वह जूतों पर कितना खर्च कर रहा है, जूतों पर खर्च कर रहा है वो 150 रुपये है, और यहाँ पर बोल रहा है कि वॉच पर नहीं घड़ी पर कितने खर्च कर रहा है, 75 रुपये। बोला जा रहा है कि कुल खर्च की गई रकम, तो कुल खर्च की गई रकम कितनी हो जाएगी, 225 है। कुल खर्च की गई रकम उसके कुल जेब की
खर्च का 3/4 है, ठीक है। यानी कि उसका कुल जेब का खर्च का कितना हो जा रहा है, 3/4, यानी 3/4। जैसे हम मान लेते हैं कि उसके कुल जेब का खर्च कितना है, एक्स है, तो उसका 3/4 हो जाएगा किसके बराबर, 225 के बराबर, क्योंकि यही बोल रहा है वो। उसके कुल जेब खर्च का कितना है, 3/4 है, जो अभी उसने खर्च किया जूतों और वॉच को खरीदने में। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी आ जाने वाली है, 75 × 4, ठीक है। यानी कि आपका 300 रुपया उसके जेब का खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अमित को जेब खर्च के रूप में कितनी राशि मिली थी, तो 300 रुपये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि प्रत्येक 20 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधों को समांतर यानी कि पैरेलल में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 40 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टेज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायग्राम भी बना लेते हैं तो 2 ओम के जो 20 ओम के 2 प्रतिरोध हैं और उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। समांतर क्रम में उनको जोड़ा जाता है और यहाँ पर उनका जो संयोजन किया जाता है वो 40 वोल्ट की बैटरी के साथ उनको जोड़ा जाता है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टेज क्या होगा, ठीक है। तो प्रत्येक प्रतिरोध का यहाँ पर वोल्टेज क्या होने वाला फ्रेंड्स, 40 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि जो समांतर श्रेणी में जो प्रतिरोध होते हैं ना, उनमें वोल्टेज दोस्तों समान ही रहता है, ओके। और यहाँ पर धारा अलग अलग हो जाती है, ओके। और जो वोल्टेज रहता है वो समांतर श्रेणी में समान रहता है, लेकिन श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग हो जाता है और धारा समान रहती है, तो ये अंतर होता है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज रहेगा ना, तो प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टेज उतना ही रहेगा जितना बैटरी का वोल्टेज होगा, ओके, ठीक है। समझ गए, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि डैश ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दाब पर ठोस से द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, उसका क्या आंसर हो जाएगा, द्रव की गुप्त ऊष्मा। तो द्रव की गुप्त ऊष्मा क्या कहलाती है, जब किसी हम पदार्थ को लेते हैं और उसका अगर तापमान और दाब, ठीक है, दबाव समान अवस्था में रहे और वहाँ पर आप अगर उसको ठोस को द्रव में बदल दें, ठीक है। जैसे आप बर्फ ही ले लेते हैं, अब बर्फ को जैसे आप ऊष्मा दे रहे हैं तो और यहाँ पर क्या हो जाए, वह तरल अवस्था में बदल जाए। तो इस तरल अवस्था में बदलने के लिए आप जितनी इस बर्फ को ऊष्मा दे रहे हैं वही तो उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्रवण की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और उत्तर दें। तो यहाँ पर QRST एक गोल टेबल पर बैठे हैं। तो यहाँ पर सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो गोल टेबल पर सबसे पहले हमें एक गोल टेबल बना लेना है ऐसे, ठीक है। और इसमें कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। तो 4 यहाँ पर हमें इस तरह से बना देना है, 4 लाइनें ड्रॉ कर देना है। और यहाँ पर अगर कुछ बोले ना कि अगर आपसे यहाँ पर बोल नहीं जाना कोई क्वेश्चन में कि वो अंदर की ओर मुँह करके बैठे हैं या फिर बाहर की ओर, तो आप हमेशा अंदर की तरफ ही माने, ठीक है। क्योंकि टेबल में अगर बैठे हैं तो वो अंदर की तरफ ही देख रहे होंगे, ठीक है, टेबल के। तो अब आपसे क्या बोला जा रहा है, QR के बगल में बैठा है। तो QR के बगल में बैठा तो यहाँ से हम पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्यू यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। QR इस तरह भी बैठ सकते हैं या फिर क्यू इधर रहेगा, R इधर रहेगा, तो इस तरह से हम पता नहीं कर पाएंगे। तो क्या अगर आपको यहाँ से ये नहीं समझ में आ रहा क्या करें, तो आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स की सबसे आगे पढ़ें, ठीक है। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि ST के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पर ST के बाईं ओर यानी कि T अगर इधर है तो S कहाँ पर बैठ जाएगा, इसका T के बायां कौन हो जाएगा, इस तरफ, ठीक है। इस तरफ ये बायां हो जाएगा और ये दायां हो जाएगा। तो T के बाईं तरफ कौन बैठा है, आपका S। उसके बाद Q T के बगल में नहीं बैठा है। तो जो Q है वो T के बगल में नहीं बैठा है, तो यानी कि Q कहाँ पर बैठेगा, अब यहाँ पर नहीं Q बैठेगा अगर बगल में, तो Q बाकी जगह ये बची, तो यहाँ पर Q बैठ जाएगा और बचेगा ये जगह, तो यहाँ पर R बैठ जाएगा। क्यों, Q और R बगल में भी बैठे हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला बोल रहा है कि QR के बाईं ओर बैठा है। तो QR के बाईं ओर बैठा है, नहीं, गलत है। R का दायां इस साइड हो जाएगा और बायां इस साइड। तो R के जो Q है ना वो R के दाईं साइड बैठा है, ना कि बाईं साइड। तो यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला रहा है QR के बाईं ओर बैठा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, तो S R के सामने बैठा है। तो S जो है R के सामने बैठा है, आमने सामने बैठे हैं, इस तरह Q और T आमने सामने बैठे हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट हो गया, ना कि आपको गलत बताना था तो आपका पहले ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
दिए गए डेटा के मोड और माध्य का पता लगाएं। ठीक है, तो मोड और माध्य का कैसे पता लगाएं? मोड आपका क्या होता है? बहुलक। बहुलक तो आप सभी लोग जानते हैं, जिस नंबर की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, आवृत्ति ज़्यादा होगी, वही बहुलक कहलाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 3 और यहाँ पर यानी कि 7 ही आपको ज़्यादा बार दिख रहा है, 5 केवल 2 बार है, 7 आपका 3 बार है। ठीक है ना, तो आपका मोड तो यही हो जाएगा 7। और देखो आंसर जो आपको 7 ही आएगा। क्यों? क्योंकि मोड और माध्य का पता लगाएं तो दोनों सेम ही रहेंगे, क्योंकि एक ही आंसर आ जाए तो 7 होगा या 8 होगा, 6 होगा, 5 होगा, तो आपका आंसर 7 हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर अगर माध्य निकालते हैं ना, तो माध्य कैसे निकालेंगे? औसत की तरह ही निकालते हैं, एवरेज की तरह ही निकालते हैं। सबसे पहले जो नंबर दिए हों उन सभी को ऐड करना है, और बटे में जितने नंबर दिए हों वो ऐड कर ले, बटे कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना है, 15 3 18, और 18 8 कितना हो जाएगा आपका 26, 26 7 33, 33 6 39, 39 और 10 49, 49 7 आपका कितना हो जाएगा 56, और 56 और 7 आपका कितना हो जाएगा 56 और 7 आपका कितना हो जाएगा 56 7 63, 63 18 आपका हो जाएगा 81। ठीक है, तो 81 आ रहा है। तो कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 का इसमें जब डिवाइड करेंगे तो आपका माध्य निकाला, यानी कि 8.1 निकल रहा है। देखो 8.1 निकल रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है कि आंसर आपका 8.1 तो कहीं पर है भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से क्या कि यहाँ पर माध्य ना होकर यहाँ पर माध्यिका बोला गया होगा। ठीक है, माध्यिका। तो माध्यिका आप निकालें, माध्यिका आपकी 7 ही निकलेगी, चाहे देख लेना। ठीक है, माध्यिका आप जब निकालेंगे तो माध्यिका कैसे निकालते हैं? अब 10 नंबर है ना, तो माध्यिका का कौन सा नंबर हो जाएगा? 10 बटे अगर आप 2 करते हैं तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 5 पाँचवा पद, और प्लस आपका क्या हो जाएगा 6वां पद, और बटे 2 करना होगा आपको। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर विषम नंबर में अगर नंबर होते ना, जैसे 11 नंबर होते तो आपका क्या हो जाता? 2 का भाग देते तो कितनी बार जा रहा है? 5 बार, और +1 कर देते। लेकिन यहाँ पर अगर सम सम संख्या में अगर ये नंबर दिए हुए ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका जो 2 से भाग देंगे तो पूरी बार जा रहा है ना, तो 5वां पद जो जितनी बार जा रहा है भाग, और प्लस उसका अगला पद बटे 2। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर 10 पद हैं, यानी कि अरे मतलब कि इनको किस में असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमरा 5वां और 6वां पद देखेंगे। तो आपका देखो पहला तो ये हो गया, उसके बाद आपका देखो ये दूसरा, तीसरा, उसके बाद चौथा। ठीक है, और इसके बाद आपका 5वां 6वां। ठीक है, तो 5वां 6वां कितना हो जाएगा योग? 14 बटे 2 यानी कि 7। तो ये आपका माध्यिका ही पूछी गई थी, मोड और माध्यिका ही 7 रहेगी इसकी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप सभी मोड, माध्यिका यहाँ पर और माध्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि 2018 में जो नौसेना प्रमुख एडमिरल कौन थे? तो यहाँ पर उस टाइम पे सुनील लांबा थे। तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। अब आप प्रेजेंट के जो 2023 में अभी प्रेजेंट में है, यहाँ पर जो थल सेना प्रमुख है जनरल मनोज पांडे जी हैं, और जो वायुसेना प्रमुख मार्शल VR चौधरी जी हैं, और नौसेना प्रमुख आपके एडमिरल R हरि कुमार जी हैं। तो ये तीनों के नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया गया है फ्रेंड्स कि यदि हम T1 और T2 के बीच वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल उस समय अंतराल के दौरान उस वस्तु के डैश के बराबर होता है। समय T1 और T2 के बीच वेग और समय का ग्राफ है ना, तो उसका वक्र, उसके क्षेत्रफल का जो अंतराल होगा उसको क्या कहते हैं? उसको हम, वह दोस्तों आपका क्या हो जाता है? विस्थापन, यानी कि विस्थापन का परिणाम। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वेलोसिटी का है और इस तरफ आपका टाइम का है। ठीक है, तो आपका ये एरिया पूछा जा रहा है, यानी कि अगर ये एरिया आप निकालना चाहें, जैसे यहाँ पर कोई टाइम T1 है और इधर टाइम T2 है। ठीक है, ये एरिया अगर आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा? वो उसका डिस्टेंस निकलेगा। ठीक है, विस्थापन निकलेगा, विस्थापन का परिणाम। आप चाहें तो इधर भी अगर निकालना चाहें तो ये वाला अगर निकालते हैं आप, तो ये एरिया अगर निकालेंगे तो इधर भी आपका डिस्टेंस का परिणाम ही निकलेगा। ठीक है, क्यों निकलेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि वेग, जैसे मान लेते हैं वेग यहाँ पर कितना है, वेग यहाँ पर आपका 5 मीटर पर सेकेंड है, और इधर टाइम कितना हो रहा है? टाइम टाइम जैसे मान लेते हैं 6 सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? 6 पंचे 30, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखेंगे अपन, ब्लड रिलेशनशिप का ये क्वेश्चन है, और इसमें आपका कुछ नहीं करना। सबसे पहले यहाँ पर एक्स और जेड में के बीच में क्या परसेंटेज है, तो परसेंटेज आपको देखना है डायरेक्ट। तो परसेंटेज का मतलब क्या है कि CD का पुत्र है, यानी कि जो एक्स हो जाएगा जेड का पुत्र हो जाएगा। तो इधर आप जेड को ऊपर रखते हैं
और एक्स जो है तो पुत्र हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं क्योंकि मेल हो गया। और यहाँ पर डॉलर है तो इसका अर्थ क्या है, सी डी का पति है, यानी कि आपका क्या हो जाने वाला है, जेड डब्ल्यू का पति है। तो जेड डब्ल्यू का पति है तो डब्ल्यू क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी किसकी, डब्ल्यू जेड की, ठीक है। तो ये पति पत्नी हमने इसको सर्कल के अंदर बंद कर दी। उसके बाद आपका एंड है, एंड का मतलब क्या है कि सी डी की माता यानी कि डब्ल्यू जो हो जाएगी वाई की माता हो जाएगी, तो वाई की माता हो जाएगी यानी कि ये है। और बोला जा रहा है कि यदि डब्ल्यू को केवल एक पुत्र है, यानी कि डब्ल्यू का अगर केवल एक पुत्र है ना, तो यानी कि एक्स पहले से पुत्र है तो ये बचेगा वाई क्या हो जाएगी, उसकी पुत्री हो जाएगी, क्योंकि केवल एक ही पुत्र है। तो अब आपसे क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो एक्स वाई का पुत्र है, तो एक्स जो है वाई का पुत्र है, गलत है। एक्स जो है वाई का भाई है, वाई एक्स का भाई है, वाई एक्स का भाई नहीं है, एक्स वाई का भाई है, एक्स वाई का भाई है, तो आपका तीसरा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में फ्रेंड्स दिया गया कि मान लें कि डब्ल्यू ई और डब्ल्यू एम, ठीक है, यानी कि वेट ऑफ अर्थ और वेट ऑफ मास क्रमशः पृथ्वी और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार है, ठीक है। यानी कि ये भार दिया हुआ है डब्ल्यू ई और डब्ल्यू एम पृथ्वी और चंद्रमा पर। तो बोला जा रहा है कि डब्ल्यू ई बटे डब्ल्यू एम का अनुपात निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो फ्रेंड्स सभी लोगों को सबसे पहले जो वेट बराबर क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशन एक्सलेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर रोल होने वाला है मास, तो दोस्तों कभी चेंज नहीं होता, जो चेंज होता है वो हमेशा ग्रेविटेशन एक्सलेशन किसी भी प्लैनेट पर अलग अलग होता है। तो जो ग्रेविटेशन एक्सलेशन ऑफ अर्थ होता है ना फ्रेंड्स, वो क्या होता है, वो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ऑफ मून का 6 गुना होता है, ठीक है। यानी कि एक तरह से आप इस तरह भी कह सकते हैं और दूसरी तरह से क्या कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ऑफ मून है वह 1/6 है किसका, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ऑफ अर्थ का, ठीक है। तो यहाँ पर इसी से ही हम आंसर लाएंगे। तो जो डब्ल्यू ई आपका हो जाएगा, देखो डब्ल्यू ई बराबर आपका क्या हो जाएगा, मास, तो जैसे एम मान लेते हैं वो सेम ही रहेगा, यहाँ पर जी हो जाएगा। और उसके बाद जो वेट ऑफ मून हो जाएगा, तो वहाँ पर मास सेम रहेगा, और जो जी का मान क्या हो जाएगा अब 1/6, ठीक है, g/6। तो अब इनको डब्ल्यू ई बटे डब्ल्यू एम आपको करना है, तो डायरेक्टली आप इसमें डिवाइड कर सकते हैं, एम से एम कट जाएगा और यहाँ पर आप देखते हैं कि जी से जी कट जाएगा, तो जी 6 ऊपर पहुँच जाएगा, नहीं कि आपका आंसर क्या आने वाला है 6। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि एक चौकोन का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चौकोन का यानी कि आपका स्क्वायर ही बोला गया है, तो स्क्वायर का दोस्तों अगर क्षेत्रफल आपका ये है तो क्या हो जाता है, जैसे भुजा आपकी उसकी ए है तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर का, वो ए स्क्वायर हो जाता है भुजा का स्क्वायर। तो ये 32 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ए का मान क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका कितना, 4√2, ठीक है। तो आपसे विकर्ण पूछ रहा है, तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण वर्ग क्या क्या होता है, a√2, ठीक है, यानी कि a√2। तो a का मान जब आप यहाँ पर रखेंगे तो 4√2 मल्टीप्लाई √2, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाना है 4 × 2, यानी कि आपका 8 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं, ठीक है। तो कोई लोड को हमें पाने के लिए लगाए गए बल को क्या बोलते हैं, आप एफर्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे ये आपका लोड है, ठीक है, और इसको इस तरफ उसको आपको धकेलना है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप, एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। तो वो आंसर क्या हो जाएगा, प्रयत्न, यानी कि एफर्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि चिली किस महाद्वीप का भाग है। तो चिली दोस्तों आपका साउथ अमेरिका का पार्ट है, ठीक है। ये आपका रहा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप और ये आपका साउथ अमेरिका रहा। इसमें से ये आपका चिली है, ठीक है। ये जो आपका अटलांटिक ओशन की तरफ आ रहा है ना, तो वह आपका क्या है, यही आपका चिली है, ठीक है। अटलांटिक ओशन नहीं, पैसिफिक ओशन है सारी, ठीक है। इस साइड पैसिफिक है और इस तरफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। तो आपका इसमें यहाँ पर ही दोस्तों आपका कौन सा डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति का अधिकार नहीं, ठीक है, यानी कि भारतीय राष्ट्रपति कौन सा निम्नलिखित में से कार्य नहीं कर सकते हैं। तो बोला जा रहा है पहला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना। तो जो आपके सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति आर्टिकल 124(2) के अंतर्गत जो तो प्रेसिडेंट नियुक्ति करते हैं, ठीक है। ये तो आपका नहीं होगा क्योंकि अधिकार नहीं बोला गया, तो ये तो अधिकार है उनका। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी दोस्तों आर्टिकल 155 के तहत जो प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्य या फिर यूटी में जो है तो
क्या करते हैं कि राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। अगला यहाँ पर आपका जो चौथा है, तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा भी करते हैं। आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी की घोषणा प्रेसिडेंट करते हैं। बाकी जो आपका तीसरा ऑप्शन है, केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली ऊष्मा को किससे मापते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होने वाला है, जूल। ठीक है, तो ऊष्मा की इकाई क्या होती है, जूल होती है। वर्क की भी जूल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एनर्जी की भी जूल होती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि डैश पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की प्रणाली है। ठीक है, तो इसका फ्रेंड्स आंसर क्या होने वाला है, संवहन। अब वो संवहन कैसे होता है, तो यहाँ पर आप सभी समझिए। ठीक है, तो एक कन्वेंशन है, यानी कि यही संवहन हिंदी में बोलते हैं। एक कंडक्शन है, यानी कि इसको चालन बोलते हैं। ये आपका रेडिएशन है, यानी कि इसको विकिरण बोलते हैं। तो हमारी जो ऊष्मा होती है ना फ्रेंड्स, वो तीन तरह से यहाँ पर एक दूसरे की तरफ संचालित हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे नीचे आपने एक आग जलाई, तो ये बर्तन है, बर्तन के संपर्क में जो नीचे पानी, ये पानी के अणु हैं, ये गर्म होकर फ्रेंड्स क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। हल्के होने के कारण ये ऊपर चले जाते हैं, और पानी के जो ठंडे पार्ट हैं वो हल्के होते हैं, सॉरी भारी होते हैं, तो ठंडे पार्ट नीचे आ जाते हैं। इसी तरह से संवहन के कारण दोस्तों यह जो है, तो इस तरह से पूरा वाटर ये गर्म हो जाता है, कोई भी लिक्विड गर्म हो जाता है। तो इसलिए ये दोस्तों क्या है, वास्तविक गति होती है इसमें पदार्थ की। ठीक है, ये ऊपर का पदार्थ नीचे आ रहा है, नीचे का पदार्थ ऊपर जा रहा है, तो पदार्थ की वास्तविक गति कहाँ पर होती है, संवहन में। ओके, और कंडक्शन दोस्तों कैसे होता है, चालन कैसे होता है, जैसे आपकी देखो, यहाँ से आपने हीट जलाई, और यहाँ पर सारा ये मेटल है, और यहाँ पर जो मेटल के जैसे ये आपका ये जैसे कोई ठोस पदार्थ है, इसमें ऐसे अणु होते हैं। ठीक है, परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने आग जलाई, ठीक है, तो ये पार्ट गर्म होगा। ठीक है, उसके बाद ये पार्ट गर्म होगा, धीरे धीरे कंपन करके ये आपस में पार्ट गर्म हो जाते हैं, कंपन के माध्यम से ही गर्म होते हैं, तो ये एनर्जी यहाँ तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कंडक्शन होता है। रेडिएशन दोस्तों किसके कारण होता है, वो आयनिक कणों के कारण होता है। ठीक है, रेडिएशन जो आपकी सूर्य होता है ना, तो उसके वह रेडिएशन के कारण ही जो सूर्य का प्रकाश होता है पृथ्वी पर पहुँच पाता है। ठीक है, और इसमें दोस्तों रेडिएशन में आपकी निर्वात की जरूरत नहीं होती, कोई भी माध्यम भी ना हो तो चलेगा। लेकिन आपका जो कन्वेंशन और कंडक्शन होता है, इसमें माध्यम की जरूरत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला जा रहा है कि डी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, यानी कि कोई रेखाखंड है ए बी, ए और बी, और इसका मध्य बिंदु क्या है, आपका डी है। ठीक है, इधर पर मान लेते हैं डी। तो अगर बोला जा रहा है कि ए और डी के निर्देशांक ये है, तो ए के निर्देशांक क्या है, 2 और 4 हैं, और उसके बाद डी के निर्देशांक आपके -1 और 3 है। तो आपके बी के निर्देशांक आप मान लेते हैं एक्स और वाई हैं। ये आपसे बी के निर्देशांक आपसे पूछे गए हैं। जब भी दोस्तों आपका कोई रेखाखंड दिया हो और उसका मिड पॉइंट दिया हो, तो कैसा आप निकालते हैं, देखो तो कैसे निकालते हैं, आपका x1 प्लस y1 बटे 2। ठीक है, इस तरह से। और जो आपका देखो यहाँ पर ये y1 प्लस y2, ठीक है, x1 प्लस x2 रहेगा इधर, और प्लस यहाँ पर y1 प्लस y2 रहेगा। तो यहाँ पर देखो, अब आपको यहाँ पर मिड पॉइंट दिया गया है, लेकिन ये मिड पॉइंट निकालने का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप x1 अगर रखते हैं, तो इधर आपका कितना, देखो इसका मान कितना दिया हुआ है, आपका -1, और इसका मान आपका कितना दिया हुआ है, 3। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मिड पॉइंट ही दिए गए हैं हमें, वही मिड पॉइंट निकालने का ये तरीका होता है। तो यहाँ पर x1 का मान आपका 2 है, प्लस आपका x2 बटे 2 बराबर आपका -1। यहाँ से आपका जो x2 निकलने वाला है वो क्या निकलना, -2, और -2 यानी कि आपका x बराबर आपका -4 निकल रहा है। ठीक है, इधर से y निकालेंगे, तो y1 का मान आपका कितना है, y1 का मान -1। ठीक है, तो -1 प्लस y2 और बराबर आपका क्या होने वाला है, 6। ठीक है, तो y2 का मान क्या आ जाने वाला है, 7। तो यहाँ पर आपके x और y के मान क्या आ जाएंगे, यहाँ पर x और y के मान -4 और 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 7 तो है ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, तो ये 6 और सॉरी। ठीक है, देखो हमने गलती क्या की है कि यहाँ पर जो y1 का मान आएगा ना, वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, तो 4 अगर आप यहाँ पर रखते हैं, तो आपका y2 का मान आपका 2 आएगा। तो यहाँ पर आंसर -4 और 2।
तो आपका देख से एक्स का मान -4 आया था ना, तो डायरेक्टली आप ऑप्शन नंबर पहला लगाते, क्योंकि -4 केवल यहाँ पर ही है, ये प्लस से आ रहा है तो ये नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा यहाँ पर समूह पेना रखा, कौन सा यहाँ पर समूह जो है वर्ग, चतुर्भुज और ज्यामितीय आकृतियों के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो ज्यामितीय आकृतियों के बीच यहाँ पर ज्यामितीय आकृति क्या हो जाएगी? ठीक है, ज्यामितीय आकृति दोस्तों देखो, ज्यामितीय आकृति यानी कि कोई भी आकृति हो वो, ठीक है, कोई भी आकृति हो ज्यामितीय आकृतियां होती हैं। ठीक है, और उसके अंदर क्या हो जाएगा आपका? चतुर्भुज का हो जाएगा, और चतुर्भुज के अंदर क्या बनता है? आपके वर्ग बनते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्ग एक तरह के चतुर्भुज ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया है कि एक लकड़ी का टुकड़ा है और एक गुटका है, और पानी में अपने आयतन का 65% के साथ पानी पर तैरता है, और बोला जा रहा है कि इसका घनत्व लगभग कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पानी में अपने आयतन के 65% के साथ यहाँ पर पानी पर तैरता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोला जा रहा है कि एक गुटका है लकड़ी का, और वह अपने आयतन का 65% पानी के साथ तैरता है। ठीक है, पानी पर तैरता है, यानी कि हम सबसे पहले एक अगर यहाँ पर देखते हैं, एक गुटका लेते हैं और यहाँ पर ये, ठीक है, ये कितना तैर रहा है पानी पर? 65%। ठीक है, तो 65% पानी पर तैर रहा है, तो बचा हुआ जो 35% होगा पानी के अंदर होगा। ठीक है, 35%। तो यहाँ पर आपको क्या देखना चाहिए कि आप देख रहे हैं कि 35%, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं आप? 7/20। ठीक है, यानी कि 7/20 वह पानी के अंदर है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होने वाला है आपका? जो आपका यहाँ पर जो पानी के अंदर लकड़ी के जो वॉल्यूम होगा ना, वो क्या होगा? ठीक है, तो पानी के अंदर लिखते हैं, पानी के अंदर, पानी के अंदर, ठीक है, पानी के अंदर यहाँ पर लकड़ी के जो वॉल्यूम होगा वो आप क्या मान लें? टोटल वॉल्यूम आप पहले सबसे पहले भी माने। ठीक है, जो लकड़ी का वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अच्छे से देखिए, तो लकड़ी का आधा हमने फ्रेंड्स आपका भी मान लिया, और अब क्या हम मानेंगे? ठीक है, आप तो यहाँ पर लकड़ी का आयतन भी मानने के बाद हम देख सकते हैं कि जो लकड़ी का आयतन, ठीक है, लकड़ी का आयतन पानी के अंदर कितना हो जाएगा? तो पानी के अंदर कितना हो जाएगा? पानी के अंदर क्या हो जाएगा? 7/20 भी। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाने वाला है, और ये किसके बराबर हो जाएगा? हम मान लेते हैं कि वाटर का जो वॉल्यूम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्लेस्ड वाटर होगा ना, वो लकड़ी के अंदर जितना भी यहाँ पर लकड़ी है पानी के अंदर, उसके वॉल्यूम के बराबर होगा, तो बी डैश इसको बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बायन्सी फोर्स के अनुसार दोस्तों क्या हो जाने वाला है? जो आपका यहाँ पर जो वुड का जो आपका वेट होगा ना, जो पानी के अंदर, ठीक है, तो वुड यहाँ पर लिख लेते हैं, वेट ऑफ वुड। ठीक है, वेट ऑफ वुड बराबर क्या होने वाला है आपका? जो डिस्प्लेस्ड, ठीक है, डिस्प्लेस्ड डिस्प्लेस्ड जो आपका वाटर है, ठीक है, वाटर है, उसके वेट के बराबर हो जाएगा। तो वेट बराबर आप सब लोग जानते होंगे कि वेट बराबर आपका क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और इस एम को क्या लिख सकते हैं? मास। डेंसिटी बराबर आप जानते होंगे, डेंसिटी बराबर आपका क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो इस मास को क्या लिख दें आप? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के रूप में लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाने वाला है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वेट के बराबर होगा। तो यहाँ पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको भी इसके बराबर करेंगे, तो इसकी डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या होने वाला आपका? इसका भी डैश। ठीक है, क्योंकि जो डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम इसके बराबर हो जाएगा ना, तो बी डैश हमने माना था इसको, और मल्टीप्लाई आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ये जी से जी इधर कट जाएगा आपका, और आप डी इंटू भी बराबर आपका इधर से 10⁻³ और मल्टीप्लाई इस V1 को आप 7/20 लिख सकते हैं। ठीक है, और भी से भी को काट दीजिए, तो डेंसिटी की आने वाली इधर से, इसको आप चाहें तो 5 से मल्टीप्लाई ही कर दें, तो यहाँ पर नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, 100, तो यानी कि आपका कितना आने वाला है? 0.35 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर चौथा नहीं होगा। ठीक है, चौथा तब होता है जब केवल 35% पानी पर तैर रहा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 65% पानी पर तैर रहा है, यानी कि 35% पानी के अंदर होगा, तो जो आपका आंसर आने वाला है वो 0.35 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला भी गलत है यहाँ पर, क्योंकि
यहाँ पर 10⁻³ होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर आप पहला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब इसमें कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं आप। बोला जा रहा है कि कोई नाव जहाज नहीं है, तो कोई भी नाव इसके अंदर नहीं आएंगे, जहाज के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, और सभी जहाज स्टीमर है, तो सभी जहाज स्टीमर के अंदर आ जाएंगे। तो बोला कुछ नाव स्टीमर है, बिल्कुल गलत। कोई जहाज नाव नहीं है, कोई जहाज नाव नहीं है, आपका सही है। कुछ स्टीमर आपके जहाज हैं, आपका ये भी राइट है, यानी कि आपके दूसरा और तीसरा राइट होंगे। अगला क्वेश्चन, आपकी साधारण ब्याज की दर आपसे पूछी गई है, और यहाँ पर मूलधन ये है और आपका अमाउंट ये है, यानी कि कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है उसे, कितना, 300 रुपया। 300 रुपया प्राप्त हो रहा है और 4 सालों में प्राप्त होता है। 1 साल का जो है तो आपका ब्याज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 रुपया। और कितना रेट निकालना है, तो 75 बटे आप कितना 1250 कर देंगे, तभी तो रेट निकलेगा। 1 साल में 75 रुपया इतने में प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 25 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 25 से इसको काटेंगे 5 बार जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये 2, यानी कि आपका 6% आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि डैश समीकरण के यहाँ पर मूल के बीच का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर मूलों के बीच का अंतर निकालना है आपको। तो यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं करना है, x² - 6x माइनस ये, तो इसको गुणनखंड विधि से आप सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा करने पर 16 और घटाने पर आपका 6 आना चाहिए, तो 8 और 2 ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर माइनस लगाना, इधर पे माइनस है तो यहाँ पर यानी कि जो मूल आएंगे वो विपरीत चिन्ह के आएंगे। ठीक है, प्लस होता तो ये समान चिन्ह के आते, और वो चिन्ह कौन सा होगा वो यहाँ पर डिपेंड करता है माइनस के ऊपर। ठीक है, तो माइनस है ना, यानी कि बड़ी वाली संख्या प्लस की होगी आपकी, और ये माइनस की हो जाएगी। तो इनके बीच का अंतर आप निकालेंगे जब, तो 8 माइनस माइनस का 2 यानी कि आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब 1 किलोग्राम पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, तो इसका आयतन डैश हो जाता है। ठीक है, इसका आयतन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अधिक हो जाएगा। तो अधिक क्यों होगा, अब आप ये समझिए। जब पानी 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो अणुओं को एक दूसरे के करीब धकेला दिया जाता है। ठीक है, यानी कि एक अणुओं को एक दूसरे के करीब धकेल दिया जाता है, यानी कि वो पास पास में होंगे तो उनका आयतन कम रहेगा, सबसे कम। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का आयतन वो सबसे कम रहता है। और बोला जा रहा है कि और पानी का घनत्व ठीक इतना हो जाता है। ठीक है, यानी कि 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर हो जाता है। अब बोला जा रहा है कि जब क्रिस्टल संरचना के कारण पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, तो अणुओं को कुछ संचरित फैशन में व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि कुछ यहाँ पर जब जो बर्फ जम जाता है ना, तो कुछ यहाँ पर संरचना बनती है बर्फ में। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इनके बीच में गैप ज़्यादा हो जाता है, तो आयतन ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो आयतन बढ़ जाता है, तो यहाँ पर आप जानते होंगे कि यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा आयतन। ठीक है, तो क्योंकि ऐसी संरचना बर्फ में बनती है ताकि वहाँ पर जो अणु होते हैं ना वो दूर दूर थोड़ी व्यवस्थित हो जाते हैं 4 डिग्री सेल्सियस तापमान की वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, 180 नहीं होता है, 360 डिग्री होता है। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का मासा आपका 9 है और उनका लासा ये है, तो संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर दो संख्याओं का मासा यानी कि HCF आपका ये है, एलसीएम ये है। तो आप जब इसमें आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है ये, देखो यहाँ पर आप सभी लोग जानते होंगे कि जैसे हमने संख्याएं कोई भी मान ले ली, तो उनका अनुपात जो होता है ना, अनुपात का मल्टीप्लाई, जैसे AB अनुपात आ रहा है दोनों संख्याओं का, वो हो जाता है LCM बटे HCF, यानी कि यहाँ पर आपका 252 बटे आपका 9 हो जाएगा। यानी कि A × B आपका क्या होने वाला है, इधर से A × B आपका 9 दूनी 18 2 बार जा रहा है, उसके बाद आपका बचेगा 7 यानी 72, 9 8 72। ठीक है, यानी कि आपका मल्टीप्लाई उनके अनुपात क्या होना चाहिए, 28। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लेना कि जिनका योग मल्टीप्लाई 28 होना चाहिए। ठीक है, और वह को प्राइम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें कि आप क्या क्या ले सकते हैं, आप देखें तो 2 लेंगे और 14 ले सकते हैं। ठीक है, और लेकिन ये मानेंगे नहीं क्योंकि ये को प्राइम नहीं है, को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसका HCF 1 होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर अगर आप 3 लेते हैं तो वो नहीं होगा, 4 लेंगे और 7 ले सकते हैं। ओके, तो आपका ये हो जाएगा 7 4, और उसके बाद आप क्या ले सकते हैं, 4 के बाद 28 है ना,
तो अब आप मेरे हिसाब से 28 और 1 ले सकते हैं, ठीक है, 28 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 और 1 ले लेंगे अगर यदि आप, तो यहाँ पर जैसे संख्या का 1:8 है, 28 है 1 है, यानी कि इनका योग कितना आ रहा है 29, 29 इंटू 9 करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना ऑप्शन भी नहीं दिया, तो आपको 4 और 7 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 और 7 11 होता है, इंटू 9 करेंगे तो 99 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 89 नहीं, 89 जो सॉरी 89 नहीं होगा, 99 होगा, ठीक है। और वैसे भी आप HCF अगर यहाँ पर 9 है ना, तो इनका कोई भी योग करेंगे ना तो वह 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यही ये तो 79 तो आपका डिविजिबल ही नहीं है, तो ये तो राइट आंसर हो ही नहीं सकता था, इसलिए यहाँ पर 99 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या जो इतने को 345 से विभाजित करने के लिए उनमें से जोड़ी जा सकती है वह x है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 56 और इसमें इसको डिवाइड करते हैं, किसको 345 को, ठीक है। तो पहली बार डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जा रहा है, एक बार, 345 इधर आया, बचेगा 2 और इधर 2 2, उसके बाद आप 8 ले लीजिए तो कितनी बार जा रहा है 6 बार, ठीक है, 6 बार आपका चला जाएगा। तो 6 से आप जब देखेंगे तो 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 3 आपका 27 यानी कि 7 हो जाएगा, हासिल 2, और उसके बाद 6 18 और 2 20, उसके यहाँ पर 8 आएगा और इधर पर आपका 5 आएगा, इधर आपका 1 0, ठीक है। और 8 के बाद आप 9 ले लेते हैं तो यहाँ पर आपको 5 बार लगभग जाएगा, नहीं जाएगा 4 बार ही जाएगा, ठीक है। 4 बार आप देखते हैं तो कितना जा रहा है, 4 5 20, 4 6 16, 2 18, उसके बाद 4 3 12, 1 13, ठीक है। यहाँ पर 9 और इधर 0 इधर 2, ओके। तो यहाँ पर अब आपको देखो क्या करना होगा कि देखो 345 से विभाज्य बनाने के लिए उनमें से जोड़ी जा सकती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर शेषफल आपका 200 कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो आपको अगर 345 से एक बार और डिवाइड करना है, जैसे 345 से डिवाइड करना है तो इसमें 209 में कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पर घटा लेते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 6, और इधर पर आपका बचेगा आपका 3 और इधर 1, यानी कि 136 अगर हम जोड़ देते हैं ना इसमें, तो यह दोस्तों 345 से पूरी तरह डिवाइड होगी। तो एक्स के अंकों का योग पूछा गया है, तो यहाँ पर कितना हो जाने वाला है 6 4 10, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 10 आएगा। मस्त क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन किसी भी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात है, ठीक है। जैसे हम A1 लेते हैं ड्राइंग शीट, उसकी क्या होती है साइज 841 मल्टीप्लाई 1189, ठीक है, 1189, तो ये आपकी विड्थ इनटू लेंथ की होती है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो जब आप 1189 अनुपात 841 निकालेंगे ना, तो इसका अनुपात जब आप निकालेंगे तो क्या आने वाला आंसर आपका 2:√2 आएगा, ठीक है। किसी भी ड्राइंग की सीट ले लेते हैं, जैसे आप A1 की ले लेते हैं, तो A1 की कितनी आने वाली है, इसकी आधी जब करेंगे तो आधा क्या होने वाला है आपका 500, ठीक है ना। इसको जब आधा करेंगे तो 2 पंचे 10 और 2 नाम 18 और 2 चौकाने की 2 594 आएगा, 594, और जो है तो मल्टीप्लाई 841, यानी कि लंबाई और चौड़ाई के जब अनुपात निकालेंगे तो 841 अनुपात 549 निकालेंगे ना, तो आपका 594, तो आपका अनुपात यही निकलेगा, ठीक है। अब आप निकालते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आप डायरेक्टली याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली देखिए आप क्या करना है इसमें कि सॉल्व करना, 17 इंटू ये हो जाएगा और 13 इंटू ये हो जाएगा, ठीक है। 17 चौको 68, एक्स प्लस 17 अपना 85 बराबर आपका कितना हो जा रहा है 13 39, एक्स प्लस आपका यहाँ पर 1 4 3, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या पूछा जा रहा है, एक्स का मान सबसे पहले हम निकालेंगे, तो एक्स यहाँ पर जब इधर लाएंगे ना तो 9 और आपका 5 में 2 जाएंगे 2, 5 में 3 जाएगा 2, एक्स बराबर आपके इधर जब आप देखेंगे तो आपका 8 13 में 5 जाएगा तो 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 13 बचेगा, 13 में से 8 जाएंगे तो 5, ठीक है। यानी कि एक्स का मान आपका 2 आ रहा है, तो इधर एक्स के मान 2 रखने पर 14 ये हो जाएगा, और इधर 2 रखने पर एक्स का मान तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो अनुपात कितना आ रहा है 2:1, ठीक है। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग की लंबाई
जिसे वस्तु के स्थानांतरित होने के दौरान कुल समय अंतराल द्वारा विभाजित किया जाता है। यानी कि आपका यहाँ पर बोला जा रहा है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल अगर टाइम आप करते हैं तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड। ओके, ये आपसे बोला गया तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपको यहाँ पर बाकी से अलग आकृति चुनना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी लाइनें हैं, तो इस तरह की कितनी आकृतियाँ बनी हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें है। और इस तरह आपके दूसरे ऑप्शन में भी 12 होंगी, तीसरे ऑप्शन में भी 12, लेकिन यहाँ पर चौथे ऑप्शन में देखें आकृति तो यहाँ पर 2 दूनी 4 4 3 7 और 7 6 13 बन रही है। ठीक है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पारंपरिक नृत्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान का पारंपरिक नृत्य दोस्तों कौन सा नहीं है, दुम्हल। दुम्हल एक दोस्तों जम्मू कश्मीर का पारंपरिक नृत्य है। यहाँ पर घूमर आपका हो गया, कठपुतली हो गया, गैर हो गया, ये सारे कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। ठीक है, राजस्थान के। बाकी आपकी दुम्हल कहाँ का, जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि प्रसार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछनीय इलेक्ट्रॉनिक संदेश क्या कहलाते हैं, तो स्पैम कहलाते हैं। ठीक है, इनकी प्रचार के लिए दोस्तों जो अवांछनीय इलेक्ट्रॉनिक संदेश होते हैं ना, तो उनको क्या बोलते हैं हम, स्पैम। नेक्स्ट यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या देखना है कि कौन से यहाँ पर चिन्हों को अगर बदल देते हैं आप तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डिवाइड और प्लस को बदलते हैं आप तो यहाँ पर 3 × 6 डिवाइड 2 -4 और प्लस आपका 8 हो जाएगा, बराबर 13 आता है कि नहीं आता देखना है। तो यहाँ से 2 3 आ जाएगा, 3 3 9 और -4 + 8। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 13 आ रहा है। ठीक है, सही है ये। अगला क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रश्न मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो डी के बाद आप देख सकते हैं इधर आपका +3 है और जी के बाद आपका जे है कि इधर भी +3 और इधर भी +3 हो रहा है, तो आगे भी +3 करेंगे आप तो m + 3 कितना हो जाने वाला आपका p। ठीक है, तो p से स्टार्ट होने वाला केवल आपका ऑप्शन नंबर चौथा है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन में फ्रेंड्स दिया गया है, क्वेश्चन है आपका 2 नल क्रमशः 8 मिनट और 20 मिनट में एक खाली टंकी को भर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2 नल हैं, मान लेते हैं पहला नल है ए है और वो 8 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल बी है वो 20 मिनट में भर सकता है। हालांकि एक साथ रिसाव की वजह से वे 30 मिनट में यह टंकी भर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर एक साथ वह भरते हैं तो वह 30 घंटे में भर सकते हैं रिसाव के कारण, यानी कि तीसरा पाइप रिसाव वाला सी है। ठीक है, वो भी ले लेते हैं तो 30 मिनट में ये भर पाते हैं। तो यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो कितना होने वाला है, 4 दूनी 8 और आपका 5 भी आएगा, 4 5 20 में, तो 4 पहले से 5 हो जाएगा और 6 5 30 तो 6, यानी कि 2 पहले से 3 और ले लेंगे। तो यहाँ पर ए की क्षमता क्या आने वाली है आपकी 15 और बी की क्षमता आपकी यहाँ पर क्या आने वाली है 6 और यहाँ पर तीनों की क्या आने वाली है, तीनों की 30 जब हटाएंगे ना आप तो 4 आ जाएगी। ठीक है, तीनों की 4 आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी की क्षमता कैसे निकालेंगे, ए और बी की क्षमता 21 है और टोटल सी निकल रही है, यानी कि जो सी की क्षमता आ जाएगी -17 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि पूरी टंकी को खाली करने के लिए जो रिसाव है कितना समय लेगा, तो पूरी टंकी की क्षमता कितनी है, 5 × 15 दूनी 30 चौको 120 है और वह 17 की यूनिट से जो है तो खाली करेगा, 17 की इफिशियंसी से, तो 120 यूनिट खाली करने में इतने मिनट वो ले लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स दिया गया है कि शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से डैश होगा। ठीक है, यानी कि आप अगर यहाँ पर शुद्ध पानी लेते हैं ना, शुद्ध पानी जैसे आपने ये ले लिया, ठीक है, और तो इसका जो घनत्व होगा लवण युक्त पानी के घनत्व से कैसा होगा, और यहाँ पर आप ले लेते हैं लवण युक्त पानी। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये लवण आपने मिला दिए और ये लवण क्या है आपका नमक, यानी कि सॉल्ट आपका क्या है, एक तरह से ठोस ही होता है। ठीक है, सॉलिड होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आप जहाँ ठोस का डेंसिटी होता है ना, वो दोस्तों ज़्यादा होता है किससे, लिक्विड से, लिक्विड की डेंसिटी से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो शुद्ध पानी का घनत्व हो जाएगा ना, वह किसके लवण युक्त पानी के घनत्व से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आने वाला, कम होगा। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो शुद्ध पानी होता है उसकी डेंसिटी कम रहती है, जो लवण युक्त पानी रहेगा तो उसमें लवण मिले होने के कारण से उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
यहाँ पर आपको कथन दिया गया है, उसके आधार पर यहाँ पर बताना कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो सजा का डर परीक्षा के दौरान नकल करने की घटनाओं को कम करता है, ये आपका कथन है। तो अगर परीक्षा मुश्किल हो तो नकल में वृद्धि होती है, गलत। ठीक है, तो हमारी तो परीक्षाएं आसान भी आती थी लेकिन कई बच्चे नकल भी करते थे। ठीक है, और दूसरा सजा एक कारण है जिसकी वजह से परीक्षा के दौरान नकल की घटनाओं पर नियंत्रण होता है, तो यही तो कथन बोल रहा है। ठीक है, आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भुवनेश्वर में आयोजित, तो यहाँ पर आप देखें कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और आपसे केवल ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय जो पुरुष हॉकी है अपनी इंडिया की, इंडियन हॉकी टीम की, उसके जो कैप्टन कौन है, तो यहाँ पर मनप्रीत सिंह है। तो अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी मनप्रीत सिंह है। और फ्रेंड्स यहाँ से एक न्यूज़ बनती है प्रेजेंट की, करंट अफेयर्स की, कि अभी 2023 में जो एशियन, ठीक है, एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी की हुई थी इंडिया में, उसको किसने जीता है? इंडिया ने। किसको हराया है? मंगोलिया को हराया। ठीक है, मंगोलिया को दोस्तों 4-3 से हराया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ऊष्मीय चालकता की इकाई क्या है। तो ऊष्मीय चालकता की इकाई क्या होती है, आप देखते हैं दूसरे पेज में। तो ऊष्मीय चालकता की इकाई यहाँ पर लिखी है, जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर प्रति केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप जो ऊष्मा चालकता के बारे में समझें, तो भौतिकी में ऊष्मा चालकता पदार्थ का वह गुण है जो दिखाती है कि पदार्थ से होकर ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो सकती है या फिर नहीं। ठीक है, तो ऊष्मा चालकता कुछ नहीं केवल यही दर्शाती है कि जो ऊष्मा है ना, वो किसी पदार्थ से होकर आसानी से प्रवाहित हो पाती है कि नहीं हो पाती। और तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है तो वो ऊष्मा चालकता का ये होता है, क्यू डी अपॉन ये ए इंटू डेल टी। ठीक है, तो यहाँ पर के आपका थर्मल कंडक्टिविटी है, उसके बाद आपका क्यू है वो अमाउंट ऑफ हीट है। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, ये इधर जो डी है आपका डिस्टेंस बिटवीन द टू, यानी कि जैसे इधर से लेकर इधर तक ऊष्मा को जाना है तो ये डिस्टेंस आपको जैसे डी मान लिया। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ सरफेस, आपसे ये इस सरफेस का एरिया भी आपको बताना है, यहाँ पर डिवाइड में रहेगा, और डिफरेंस इन द टेम्परेचर, ये डेल टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें आपका बोला ही गया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द बतलाएं। ठीक है, तो यहाँ पर विषम शब्द का पता लगाएं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुभ है, और वृक्ष है, फूल है। ठीक है, तो यहाँ पर जड़ी बूटी है, यहाँ पर आंसर क्या होने वाला आपका? फूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि गर्दन को सीधा करके ऊपर, सिर को ऊपर उठाना क्या कहलाता है? तो ठुड्डी पर टक, यानी कि उकड़ू मुद्रा। ठीक है, उकड़ू मुद्रा कहलाता है। प्रश्न में बोला जा रहा है, प्रश्न में, कि लंबाई एल और त्रिज्या आर, ठीक है, कैपिटल आर वाले एक बेलन तार का प्रतिरोध आर है। तो यहाँ पर आर समान है तो हम त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसी सामग्री में बनी आधी लंबाई वाली और आधी त्रिज्या वाली किसी दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका प्रतिरोध आर बराबर होता है वो रो इंटू आपका क्या होता है? लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया किस पर डिपेंड करता है? आपका आर स्क्वायर पर। ठीक है, क्योंकि पाई होती है तो उसका कोई मतलब नहीं, वो सभी में आएगा। तो यहाँ पर जो आपका आर तो एक इधर आ गया क्योंकि लंबाई और त्रिज्या इधर बोली तो ये समीकरण एक मान लेते हैं। और दूसरी सामग्री यहाँ पर जो है वह सेम सामग्री है, तो यहाँ पर R1 आर डैश मान लेते हैं, और रो सेम ही रहेगा क्योंकि जो समान पदार्थ का वह है सामग्री। ठीक है, और आपका लेंथ क्या कर रहा है? यहाँ पर उसी सामग्री से बनी आधी लंबाई, तो L/2 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। और यहाँ पर त्रिज्या क्या कर रहा है? आधी त्रिज्या। ठीक है, तो आधी त्रिज्या अगर करेंगे तो R/2 हो जाएगी। इसका जब वर्ग करेंगे अपन तो R²/4 हो जाएगा, तो 4 ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो इधर 4 का मल्टीप्लाई है और नीचे क्या रहेगा? आपका ए ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए यानी कि आपका R² मान लेते हैं, R² ही रहेगा। इसको इससे काट देंगे तो 2 बार जाएगा, तो R डैश बराबर इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पर ये R। ठीक है, तो 2R आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला, अब इसमें बोला जा रहा है कि एक वस्तु है और यहाँ पर 500 कितने में 556 में बेचा गया, जबकि उसका लागत मूल्य 600 रुपया था, तो हानि कितनी होगी? तो यहाँ पर कितने का लॉस हो रहा है उसको? 24 रुपये का, और 600 के रिस्पेक्ट में तो आपका 4% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि 24 सेंटीमीटर मोटाई वाली ईंट की दीवार के आंतरिक सतह का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और बाह्य सतह का तापमान
5 डिग्री सेल्सियस है, तो दीवार के प्रति वर्ग मीटर के माध्यम से ऊष्मा में कमी की दर आपको बताना क्या होगी। ठीक है, और यहाँ पर ऊष्मीय चालकता आपको दी गई है, यानी कि ऊष्मा में हानि जो हो रही है वो 0.15 ये दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक आपका नियम लगने वाला फूरियर का नियम। उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर आपका माइनस का के और मल्टीप्लाई आपका ए होता है और इनटू डी टी, ठीक है, और अपॉन डी एक्स होता है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका ऊष्मा में जो कमी की दर, ये क्यू बराबर हो जाएगा कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर कि आपका फ्रेंड्स होने वाला है आपका ऊष्मीय चालकता हो जाएगी, और इधर पर ए क्या है आपका एरिया हो जाएगा। ठीक है, जो एरिया यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो यहाँ पर प्रति वर्ग मीटर पूछा गया ना, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा इसका मान। तो डी टी क्या हो जाएगा, तापांतर, और डी एक्स क्या है, जो उसकी मोटाई है। ठीक है, यहाँ पर सारे मान रख देंगे अपन। तो माइनस का यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस के की वैल्यू 0.15 है, और यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा 1 इंटू आपका डी टी, एंड टेम्परेचर में अंतर कितना, 25 से कितना हो रहा है 5, तो यानी कि 20 का अंतर है। 20 बटे डी एक्स कितना हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पर देखो 24 बटे 100 होगा ना, तो ऊपर सीधे 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, अब इसको फ्रेंड्स आपको जब सॉल्व करेंगे ना, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा आ जाएगा। ओके, क्लियर है, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखना, क्यू बराबर के इंटू ए इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 100 ग्राम भार वाले शीशे के किसी खंड को, ठीक है, शीशे के किसी खंड को 20 डिग्री से 50 डिग्री तक गर्म किया जाता है, तो खंड में स्थानांतरित ऊष्मा के मात्रा की गणना करें। और शीशे की विशिष्ट गर्मी आपसे बोला गया कितनी है, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा ही बोला गया है। यहाँ पर क्या होने वाला है, इसमें वो फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो खंड में स्थानांतरित जो ऊष्मा हो जाएगी वो क्यू बराबर आपका क्या होने वाला है, वो होने वाली है विशिष्ट गर्मी। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं वो एम है, और इनटू आपका क्या होने वाला है, विशिष्ट गर्मी आप एस मानिए। ठीक है, और मास इनटू तापांतर, तो यहाँ पर क्यू बराबर आपको निकालना है, और इधर आपका 127 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपका मास 1/10 हो जाएगा, क्योंकि इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे ग्राम को। ठीक है, तो 1000 का मल्टीप्लाई करना होगा, इधर से 1/10 आ जाएगा, और तापांतर कितना है आपका 30 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से 10 से 0 काट देंगे, यानी कि आपका आंसर क्या आने वाला है 381 जूल। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, नाक से आप क्या करते हैं, गंध को महसूस करते हैं, तो कान से क्या करते हैं, ध्वनि को। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के द्रव्यमान घनत्व या घनत्व को डैश के द्वारा यहाँ पर परिभाषित करते हैं, तो जो आपका डेंसिटी होता है ना, वो आपका मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो आपका यहाँ पर द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन यही दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिस तरह आप 20 को 400 लिख सकते हैं ना, उसी तरह आपको इस 100 को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह आप 20 को 400, यानी कि 400 का अगर रूट निकालते हैं तो 20 आ रहा है, तो इसी तरह 100 का रूट निकालेंगे तो आपका 10 आंसर आ जाएगा। अगला, एक टेलीविज़न सेट 650 रुपये में खरीदा गया और बाकी 50 रुपये इसके परिवहन में खर्च हो गए, यानी कि टोटल उसका कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 700 रुपये मानेंगे, क्योंकि 600 ने उसमें खरीदा और 550 रुपये उसका परिवहन में खर्च हो गया। 20% लाभ प्राप्त करना है, यानी कि इसको 6/5 में बेचना होगा। ठीक है, क्योंकि 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी कि कोई वस्तु 5 के लिए और 6 में बेचना है, तो यानी कि 6/5 में बेचेगा। तो डायरेक्टली यहाँ पर आपका आंसर क्या आने वाला है, इंटू 140, 84, यानी कि 840 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे बोला जा रहा है कि 5 यूनिट प्रयत्न किसी 10 यूनिट लोड पर लगाया जाता है, तो बोला जा रहा है कि प्रयत्न और लोड के माध्यम से तय की गई दूरी क्रमशः 50 और 20 यूनिट है। तो मशीन की दक्षता, तो मशीन की जो दक्षता होती है ना, वो क्या हो जाती है, मशीन की जो आपकी, ठीक है, मशीन की जो दक्षता यानी कि मशीन की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाती है आपकी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, वो होता है आपका, ठीक है, वो होता है आपका लोड के द्वारा जितना यहाँ पर उठाया जा रहा है, तो लोड कितना हो रहा है 10 यूनिट, और बटे आपका एफर्ट लोड अपॉन एफर्ट, तो यहाँ पर आपका 10/5, यानी कि आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज 2/1 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद वेलोसिटी रेशियो आप देखते हैं, वो क्या होता है कि प्रयत्न द्वारा जो तय की गई दूरी, तो प्रयत्न द्वारा तय की हुई दूरी यहाँ पर कितनी है 50 है, और यहाँ पर एफर्ट द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, एफर्ट द्वारा तय की गई दूरी आपकी 50 हो गई, और लोड के द्वारा तय की गई दूरी 20।
यहाँ से क्या आ जाने वाला है 5/2, ठीक है। तो इन दोनों के मान रखते हैं, तो 2 इधर रख जाएगा, वैल्यू छोटी रेशो 5 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पर 4/5 निकल रहा है। तो ये दोस्तों आपकी एफिशिएंसी आ गई क्या, जो मशीन है उसकी एफिशिएंसी 4/5 आ गई। 4/5 यानी कितना परसेंट हो जाएगा, परसेंट निकालने के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना होने वाला है, 20 चौको 80%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको फिर सॉल्व करना तो डायरेक्टली कुछ नहीं करना, यहाँ पर 6 है, उसके बाद डिवाइड का अर्थ क्या दिया हो वो देखते हैं। तो डिवाइड का अर्थ आपका क्या है, माइनस है, 8 है, उसके बाद मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, डिवाइड है, और 2 है, और माइनस का अर्थ क्या है यहाँ पर आपका +4, इधर से 4 और 4 कट जाएंगे, 6 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि सभी मधुमक्खियाँ क्या है, सभी मधुमक्खियाँ किसके अंदर आ जाएंगे, हॉर्नेट, हॉर्नेट के अंदर। कुछ मधुमक्खियाँ ततैया हैं तो कुछ मधुमक्खियाँ ततैया हैं, कुछ हॉर्नेट ततैया हैं, बिल्कुल सही बात है, ये वाला पार्ट हॉर्नेट के अंदर ततैया का है, सही है। कुछ ततैया मधुमक्खी हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका 54वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि डैश को उस समय दर के तौर पर तय किया जाता है जिस पर काम किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर शक्ति क्या होती है, P बराबर आपका वर्क अपॉन टाइम होता है, तो यही से आपसे बोला गया है कार्य करने की दर यहाँ पर क्या होती है, शक्ति होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है तो उस समय दर के तौर पर तय किया जाता है जिस पर काम किया जाता है, ठीक है। तो यही तो आपको वर्क अपॉन टाइम बोला गया, तो शक्ति हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बोला जा रहा है चॉकलेट बनाने के लिए, बनाने की मुख्य प्रमुख सामग्री है चॉकलेट, और कोको का उपयोग जो कहाँ पर होता है सबसे बड़ा, ठीक है। चॉकलेट बनाने की जो मुख्य सामग्री कोको है, उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, आइवरी कोस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि 100 ओम वाले दो प्रतिरोधों को समांतर यानी कि पैरेलल में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 40 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो वोल्टेज द्वारा आपूर्ति की जाने वाली धारा क्या होगी, ठीक है। तो दो प्रतिरोध हैं, उनको समांतर में जोड़ा यानी कि समतुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/100 प्लस 1/100, यानी कि आपका आर का मान इतना, यहाँ से क्या आने वाला है, 50 आने वाला है, ठीक है। आर का मान 50 आ गया, तो आई का मान आपको निकालना है, आई बराबर क्या होता है, V/R होता है। बी का मान आपका 40 है और आर का मान 50, यानी कि आपका आंसर क्या आने वाला, आपका आंसर इधर से आने वाला है 0.8, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक घड़ी का मिनट कांटा कितने डिग्री कवर करता है उतने ही समय में जिसमें घड़ी का सेकंड कांटा 340 डिग्री यहाँ पर कवर करता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों घड़ी का जो सेकंड का वाला कांटा है वह कितने डिग्री घूम रहा है, 3240, यानी कि एक चक्कर उसका कितने का होता है, पूरा 360 डिग्री का, यानी कि कितने चक्कर लगा रहा है ये आपको निकालना। तो 3240/360 कर देंगे, तो यहाँ से चक्कर आपके मालूम हो जाएंगे। तो यहाँ पर 9 बार चक्कर लगाएगा, ठीक है। यानी कि सेकंड की अगर जो सुई है वो अगर 9 बार चक्कर लगाती है यानी कि कितने मिनट तय करेगी, 9 मिनट, ठीक है। 9 मिनट वह दूरी तय करेगी, कौन, मिनट वाली, ठीक है। तो 9 मिनट वह दूरी तय करेगी, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर 9 मिनट अगर तय कर रही है तो देखो एक जो मिनट की सुई है ना वो 1 मिनट तय कर एक मिनट चलने में कितने एंगल बनाती है, 6 डिग्री का, ठीक है। तो 9 मिनट चलने में कितने का एंगल बनाएगी, 54 डिग्री का, आपका 54 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये घड़ी है, ये 12 होता है, ये इधर 1 2 3 4 5 इधर से इस तरह देख सकते हैं। तो ये जो मिनट की सुई होती है ना, जैसे इधर है पहले और फिर इधर आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल 12 से 1 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटे के बीच में कितनी मिनट वाली सुई कितने डिग्री एंगल बनाती है, 30 डिग्री का, ओके। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट है, 5 मिनट। तो 5 मिनट में अगर 30 डिग्री एंगल बनाती है तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 9 मिनट में 54 डिग्री का, इस तरह से आपको देख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि ए और बी एक दिन में दोस्तों जो है तो एक साथ मिलकर 30 दिन में एक वर्ग को पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी और सी 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि सी अकेले कितने में पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखो एलसीएम लेते हैं जब, तो यहाँ पर 10 × 3 हो जाएगा और इधर 7 हो जाएगा, यानी कि ए बी की क्षमता 7 आ जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी, आपकी 10 हो जाएगी। तो ए और बी की 7 है तो बचेगी सी की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ पर 3 का डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर 70 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो क्षेत्र रक्षक है फ्रेंड्स और इसमें से बोला जा रहा है
कि आई और जे एक ही बिंदु से शुरू करते हैं। मान लेते हैं यह पॉइंट ये है और यहाँ पर आई और जे दोनों हैं, तो एक ही बिंदु से शुरू करते हैं। आई 20 मीटर उत्तर की ओर दौड़ता है, तो उत्तर की ओर 20 मीटर दौड़ता है आई, और फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 35 चलता है। ठीक है, इधर मुड़ के 35 चलेगा और फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 15 चलता है, तो 15 इधर चल लेगा और 15 और फिर 15 दाईं ओर मुड़ता है, 15 चलता है। इस बीच जे जो है तो 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, यानी कि 20 तो यही हो गया, बाकी 10 इधर हो जाएगा, इधर आ जाए जे। और उसके बाद बोल रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़कर 35 चलता है, तो दाईं ओर मुड़कर वह कितना चलता है 35, यानी कि यहीं तक रहेगा, 35 चलता है। और बोल रहा है कि आई के संबंध में जो जे कहाँ पर होगा, तो जे इधर होगा। तो यहाँ पर देखो 20 10 30, आई आपका इधर है, ठीक है ना, और जे आपका इधर है, यानी कि ये दूरी आपको पता करना है। तो 15 ये हो गई आपकी, ठीक है ना, 15 आपकी ये हो गई, 15 आपकी ये हो गई और ये पूरी 30 है, ठीक है ना। ये 15 आपकी ये हो गई, अब बची आपकी ये 10, ठीक है, तो आपकी ये 10 हो गई, यानी कि 25 मीटर उत्तर में है जे, ठीक है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि पता लगाएं कि यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर जो यहाँ पर बन रहा है आंसर कि जे एन की सास है। तो जे एन की सास है, यानी कि जे क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए, ठीक है। तो फीमेल होने के लिए कौन कौन से यहाँ पर, जी एच का पुत्र है यहाँ, यानी कि आपका ये प्लस नहीं होना चाहिए, किसके बाद, जे के बाद, ठीक है, क्योंकि अगर पुत्र है तो ये मेल नहीं होगा, ठीक है, फीमेल नहीं होगा, मेल होगा। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आई मतलब जी एच की पति है, जी एच का पति है, यानी कि आपका ये भी माइनस भी नहीं होना चाहिए। और आपका स्टार का मतलब क्या है कि जी एच की बहन है, यानी कि आपका स्टार हो सकता है। तो जे के बाद जिसमें स्टार होगा ना वही आंसर हो जाएगा, लेकिन जे सबसे लास्ट में है तो इससे तो आप नहीं पता कर सकते हैं ना। तो जे एन की सास है, ठीक है, तो यहाँ से आप पता नहीं कर पाएंगे, तो आपको एक एक ऑप्शन करके ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं अगर दूसरा है ना, तो दूसरे को हम देखते हैं, तो एन माइनस एम का मतलब क्या हो जाएगा कि जी एच का पति, यानी कि एन जो है एम का पति हो जाएगा, एन एम का पति हो जाएगा। तो इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जी एच की बहन है कि, यानी कि एम के की बहन हो जाएगी, एम के की बहन हो गई। उसके बाद आपका क्या है, प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या है कि जी एच का पुत्र है, यानी कि के जे का पुत्र है। तो के जो है तो जे का पुत्र है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जे एन की सास है, तो बिल्कुल जे जो है वो एन की सास है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहाँ से हम देखो इसका भी जे का जेंडर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि सास है या बहू है, मतलब कि सास है या ससुर है, ठीक है, ओके, क्योंकि अभी जे का जेंडर क्लियर नहीं है। बाकी तो ये एन का सास या ससुर में से आंसर यही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि कोई ऑप्शन और बन ही गई नहीं, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से डैश यह बताता है कि किसी धातु के तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, इसका तापमान समान होने पर इसके छोरों पर संभावित अंतर भी के सीधे अनुपात होता है, ठीक है, यानी कि आपका जो धारा, आपका जो विभवांतर होता है भी, वो डायरेक्टली धारा के अनुपाती होता है, ठीक है, ये आपसे बोला गया है। तो ये आपका ओम का नियम बताता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो सतहों के बीच बनी एक छोटी कोणीय सतह को क्या बोलते हैं, चैम्फर बोलते हैं, ठीक है। तो दो सतहों के बीच बनी एक छोटी कोणीय सतह को हम चैम्फर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्चतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक की पहचान करें, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारा, ठीक है। तो उच्चतम प्रतिरोधकता वाला सुचालक कंडक्टर कौन होता है, यहाँ पर इन ऑप्शनों में पारा। एक नल जो ए है वो 10 घंटे में एक खाली स्विंग को भर सकता है, 10 घंटे में भर सकता है। नल बी इसे 15 मिनट में भर सकता है। तो नल जो बी है वह 15 मिनट में भर सकता है, एक खाली करने वाला है, ठीक है। तो दोनों नल को एक साथ खोलेंगे तो कुल कितने समय में यहाँ पर भरेगा, तो इनकी क्षमता हम 30 मान लेते हैं। तो इधर आपका 3 आ जाएगा, इधर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि देखो यहाँ पर बोल रहा है कि एक नल ए है और एक खाली स्विंग को पूरी पूरी तरह से भर सकते हैं, ये भी भरने वाला ही है, ठीक है। तो दोनों भरने वाले जब मिलेंगे तो यहाँ पर जब जुड़ जाएगी, इसकी क्षमता 5 हो जाएगी और बटे 5 करेंगे तो 6 घंटे में भर देंगे। अगला, ऊंचाई एच और मास दिया हुआ है 20 किलोग्राम वाली जो है तो किसी वस्तु के स्थिति ऊर्जा यहाँ पर ये है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इस हाइट ऊंचाई पर है और ये
उसका m मास है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसकी कनेक्ट पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा mgh हो जाएगी, ठीक है। वो दी हुई है 600 बराबर आपका मास आपका 20 है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपका 10 हो जाएगा और h आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से h कितना आ जाएगा आपका 3 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन 3 सेकंड में 45 मीटर यात्रा करती है तो किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल बताना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस यानी कि 45 बटे आपका टाइम 3, और इसको घंटे किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। इससे इसको काटेंगे तो 6 बार जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो 9 बार, यानी कि 54 आपका आंसर आ जाएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 में कहाँ आयोजित हुई थी, तो दक्षिण अफ्रीका में। तो 5 साल बाद 2023 मतलब कि अभी हुई है, वो फिर से दक्षिण अफ्रीका में हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला जाए कि कोई वस्तु अपने विरामावस्था, ठीक है, विराम अवस्था में x बराबर 0 मीटर और t आपका यानी कि समय 0 सेकंड से चलना शुरू करती है और x अक्ष के पास सुबह 2 मीटर प्रति सेकंड की नियत त्वरण के साथ घूम जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि समय 1 सेकंड और 5 सेकंड के बीच का उसका औसत वेग क्या होगा। तो वह x अक्ष के अनुदिश यहाँ पर घूम रही है, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर आपका 0 है और t बराबर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर जब जैसे कोई ये वस्तु आ जाएगी तो यहाँ पर t बराबर आपका 1 सेकंड हो जाएगा और t यहाँ पर t5 मान लेते हैं, t5 यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो t बराबर 5 सेकंड, t बराबर आपका 5 सेकंड। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखते हैं कि 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा इतने के वेग से। तो s बराबर सभी लोग जानते होंगे, s बराबर क्या हो जाता है, ut प्लस 1/2 टी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ut तो दोस्तों 0 हो जाएगा क्योंकि u का मान 0 है, विरामावस्था में थी वस्तु, प्रारंभिक वेग उसका 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 एक्लेशन 2 है और टाइम आपका 1 है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है, यानी कि आपकी जो क्या हो जाने वाली है, इधर से इधर की दूरी कितनी तय करेगा वो 1 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से निकालना है कि 5 सेकंड में कितनी तय कर रहा है। तो 5 सेकंड में जब निकालेंगे तो इधर 0 इसका मान भी 0 रहेगा, यानी कि ut का मान तो 0 रहेगा ही, ठीक है। और वहाँ पर आपका 1/2 और a का मान आपका 2 है, t क्या हो जाएगा आपका 5, तो इसका स्क्वायर 25, यानी कि इधर से कितना आने वाला है, इधर से इधर की दूरी 25 आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, इधर से पूरी 25 है, तो यहाँ पर यानी कि ये दूरी कितनी हो जाएगी 24। यही तो पूछा गया है कि 1 सेकंड और 5 सेकंड के बीच का औसत वेग। तो 1 सेकंड और 5 सेकंड के बीच दूरी कवर कर रहा है वो 24 मीटर। 24 बटे कितना हो जाएगा, कितना टाइम ले रहा है, 1 से 4, यानी कि 1 से 5 हो रहा है, यानी कि 4 मिनट का यहाँ पर समय है। तो यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है आपका 4 सेकंड का, सॉरी। तो यहाँ पर आंसर 6 मीटर पर सेकंड आपका औसत वेग आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेल्सियस डैश के अभिमुख होते हैं, कहाँ पर कितने मान पर बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो सेल्सियस बटे 9 सेल्सियस बटे 5 बराबर है माइनस आपका 32/9 होता है, ठीक है। यानी कि इनको किस मान पर ये दोनों मान बराबर होंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों का अगर सेम ही रखते हैं ना अपन, तो c बाई जिसे उधर रखते हैं 5 को भी c मान लेते हैं, तो यहाँ पर c और माइनस का आपको कितना होने वाला है 160, इधर 9c हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4c बराबर माइनस का 160, तो c बराबर आपका हो जाएगा कितना 40 माइनस का वो भी। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बोला जा रहा है कि दो धावक ए बी, ठीक है, ए और बी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर डिस्टेंस समान है तो जो इनकी स्पीड दी हुई है ना, स्पीड क्या है, स्पीड का अनुपात जो 15:16 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टाइम लगेगा उनको उल्टा लग जाएगा स्पीड का, ठीक है, 16:15। तो बोला जा रहा है कि यदि ए को बी से 16 मिनट अधिक लगते हैं, तो ए को बी से, देखो बी को 15 मिनट लग रहे हैं 15 अनुपात, और सी को ए को 16, तो यहाँ पर कितना ज़्यादा लग रहा है, एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 16 मिनट के। तो कितना बोला जा रहा है कि तो दूरी ज्ञात करें, ठीक, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यहाँ पर आप चाहें तो इधर मल्टीप्लाई कर दें, एक रेशियो का मान 16 मिनट है तो 15 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 15 × 16 मिनट, ठीक है। इतने मिनट लगेंगे, तो इतने मिनट लगेंगे तो उनकी किलोमीटर में दूरी बताना, तो दूरी बराबर क्या होता है समय इंटू चाल होता है। तो चाल कितनी है, चाल बी की कितनी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर 16 करेंगे,
ठीक है, प्रति घंटा, यानी कि इसको अभी 60 से डिवाइड करेंगे तभी तो मिनट जो घंटे में चेंज होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है, इधर से 15 चौको 60, 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 बार जाएगा, 16 चौको 64 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हैदराबाद के चार मीनार स्मारक का निर्माण हुआ था, किसने किया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक सही वर्ग संख्या में क्या होगा कि स्थायी के स्थान पर कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कभी नहीं आएगा, तो आप चाहे देख सकते हैं, जैसे आप 4 का वर्ग करेंगे तो आपका इकाई स्थान पर 6 तो आ सकता है। तो इस तरह यहाँ पर अगर आप जैसे 13 का वर्ग करेंगे तो 169 होता है। ठीक है, तो 9 भी आ रहा है, और 9 का वर्ग करेंगे तो 81 होता है, तो एक भी यूनिट डिजिट में आ रहा है, लेकिन 3 कभी नहीं आएगा। ठीक है, अगला, इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं याद करना, केवल आप याद रख सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। यहाँ पर जो कब हुई थी, तो यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष किया गया था, तो 1189 में हुआ था। ठीक है, तो 1189 में दोस्तों एफिल टावर का जो तो फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए किया गया था। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, 100 वर्ष पहले। ठीक है, यानी कि 1789 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार्य करते समय घर्षण के प्रवाह, ठीक है, कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट से हमेशा कम होता है। ठीक है, तो घर्षण के प्रभाव के कारण जो आउटपुट कार्य होता है ना, वो इनपुट कार्य से हमेशा कम होता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे हम यहाँ पर, देखो हम यहाँ पर फोर्स एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, एफर्ट लगा रहे हैं, और यहाँ पर जो है तो ये हमारा, अगर ये वस्तु इधर आ रही है तो ये वर्क हो रहा है हमारा, लेकिन इस वर्क में दूसरे एक हानि हमारे एफर्ट में क्या हो रही है, इसके बीच में घर्षण है, तो इस घर्षण के कारण हमारा एफर्ट थोड़ा क्या हो जाएगा, कम रह जाएगा। ठीक है, मतलब कि पूरी तरह से वर्क नहीं हो पाएगा, तो आउटपुट जो रहेगा ना हमारा, वो इनपुट से हमेशा कम ही रहेगा, घर्षण उसमें इंक्लूड हो जाता है। इसलिए ऊष्मा स्थानांतरण की प्रणाली चालन, नहीं कंडक्शन और संवहन डैश द्वारा अलग किए गए निकायों के बीच संचालित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर निर्वात में संचालित नहीं होती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्वात। जो चालन और कंडक्शन जो होता है ना, वह दोस्तों निर्वात में नहीं हो पाता, केवल विकिरण ही होता है, रेडिएशन। आपको अलग बताना है तो आप देख सकते हैं कि अलग कौन सा हो जाएगा आपका, इधर आपका -2 हो रहा है, और इधर +2 और इधर भी +2 तो आपका यही अलग हो जाएगा, और इसमें -2 हो रहा है। कथन और निष्कर्ष का है क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, तो यदि, पहला निष्कर्ष है, यदि लाल रक्त कोशिकाओं को हटा दिया जाए तो रक्त अपना लाल रंग खो देगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लाल रक्त, जो लाल रंग होता है ना कलर का, ठीक है, जो कलर रक्त का लाल रंग होता है, तो वह किसके कारण होता है, लाल रक्त कोशिकाओं के कारण होता है। सिंपल सी बात है, अगर उसको हटा देंगे तो लाल रंग खो देगा वो ब्लड। तो ये राइट है, जब तक रक्त में रहेंगे लाल रक्त कोशिकाएं लाल होंगी, गलत। ठीक है, पहला ही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्या बोला जा रहा है कि 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 20 साल है, कि उनका योग कितना हो जाएगा, 100। तो बोला जा रहा है कि जहां सबसे कम उम्र के सदस्य जो है तो कितने हैं, 5 साल का है। तो बोला जा रहा है सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार की औसत आयु क्या थी। ठीक है ना, यहाँ पर देखो 5 सदस्य थे, और 5 साल पहले अगर उस सदस्य का जन्म हुआ था, यानी कि सभी का एवरेज क्या हो जाएगा, 5-5 साल कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो 5 साल पहले का जो एवरेज क्या होने वाला है, 15 हो जाएगा। ठीक है, और 4 सदस्य रहेंगे, यानी कि आंसर आपका 60 आने वाला है। ठीक है, तो आपका 60 आंसर नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उस, ठीक है, सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु साल क्या थी। ठीक है, तो 5 सदस्य के देखो एक परिवार का था, और उसमें से उनकी औसत आयु 20 साल थी, तो यानी कि 100 हो जाएगी, और सबसे कम उम्र का सदस्य 5 साल का था, तो आप यहाँ पर देखो क्या हो जाएगी, अगर इस सदस्य को हटा देते हैं ना तो 95 हो जाएगा, सदस्य को जैसे हटा देंगे तो 95 हो जाएगा -5 करने पर, और सबसे कम उम्र के सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार की औसत आयु। ठीक है, तो सभी में 5-5 यानी कि 20, अभी इसमें और घटेगा तो 75 आएगा। ठीक है, 95 में 20, क्योंकि चार सदस्य बचेंगे ना,
तो वो भी तो 5 साल पहले जाएगा, यानी कि 20 और घटेगा, तो यहाँ पर 75 आएगा, 75/4, यानी कि आपका आंसर क्या होने वाला है ये 18.75। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इस आकृति में आपको बताना कि न्यूनतम कितनी रेखाओं की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप हॉरिजॉन्टल बना लें। ठीक है, तो गिन लेते हैं 1, ये 2, 3, 4। ठीक है, उसके बाद ये आप देखें तो ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो 10 की हमें आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बताना है कि एंड का कोड क्या होगा। ठीक है, तो एंड के लिए कोड खोजना है। तो एंड आपका यहाँ पर तो पेंटिंग और ड्राइंग का यहाँ पर कोड 573 है, इसमें से ही आपका आंसर होगा। तो आपका 9 तो होगा ही नहीं कभी। तो आपका देखना है कि ड्राइंग इसमें कॉमन है और ड्राइंग इसमें भी कॉमन है, लेकिन इसमें एक और कॉमन है, आपका 7 कॉमन है। ठीक है, तो 7 आपका ड्राइंग का हो जाएगा। ठीक है, तो 7 यानी कि 7 भी नहीं होगा आपका। उसके बाद पेंटिंग बचा, तो पेंटिंग यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो पेंटिंग यानी कि यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है, से 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो पेंटिंग का 3 हो जाएगा, इसका 3 हो गया, तो ये भी 3 वाला भी नहीं होगा, तो बचा हुआ आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 7 3 कोड निकाल लिए गए, तो बचा 5 आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 150 के 120, ठीक है, परसेंट के 15% कितना होगा। तो यहाँ पर 150 का 120 इंटू 15%, ये आप निकालेंगे ना, तो 50 ये कितना होता है 150, 50 दूनी 150। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसको जब काटेंगे, 1 0 से इसको काट देते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो 6 बार जाएगा। ठीक है, और 5 से इसको काटेंगे 3 बार, ये 2 बार जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 3, यानी कि 3 3 9 3 27 आंसर आ जाएगा। इसमें आपको बताना है कि इसका कोड क्या होगा। ठीक है, फोग का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको +2 कर रहा है, इधर भी +2 +2 +2 +2 +2 सभी में कर रहा है। तो यहाँ पर +2 करेंगे तो यहाँ पर 8H आ जाएगा। उसके बाद आपका +2 करने पर आपका क्या हो जाएगा, Q और आपका I। ठीक है, HQI आपका आंसर हो जाएगा। अगला, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं फ्रेंड्स, आपको देख सकते हैं कि आप यहाँ पर देखो प्लस कितना हो रहा है, 0.8 हो रहा है। इस तरह यहाँ पर भी +0.8 हो रहा है, यहाँ पर भी +0.8, तो यहाँ पर +0.8 करेंगे तो आपका 12.5 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा आपको बताना है, तो 1/2 mv² कर देंगे। mv², तो यानी कि 1/2 इंटू m मास आपका 1 है, और इधर 100 हो जाएगा v², तो आपका 50 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 समान त्रिकोण है यहाँ पर, और त्रिभुज XYZ, और एक त्रिभुज LMN है, LMN। ठीक है, तो और बोला जा रहा है कि के क्षेत्र क्रमशः 49, इसका क्षेत्रफल 49 है और इसका क्षेत्रफल 9 है। यदि L M बराबर आपका 9 है, तो XY बराबर क्या होगा। ठीक है, तो XY बराबर आपको क्या होगा, ये आपसे बताया गया, पूछा गया। तो XY बराबर हम निकालेंगे, तो यहाँ पर 2 समान त्रिकोण, समान यानी कि ये दोस्तों सिमिलर हैं। ठीक है, अगर ये सिमिलर है ना, यानी कि समरूप है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जो इनके क्षेत्रफल का, ठीक है, तो जो इनकी भुजाओं का अनुपात हो जाएगा ना, वो यहाँ पर XY हम LM लेते हैं, तो इनकी भुजाओं का जो वर्ग हो जाएगा ना, वह क्या हो जाएगा, इनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 49/9 हो जाएगा, यानी कि जब XY/LM का मान 9 रख दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, उस तरफ ये वर्ग उस तरफ जाएगा, रूट हो जाएगा, तो यानी कि 7/3 हो जाएगा। ठीक है, तो XY का मान क्या हो जाएगा, इधर 3, यानी कि 7 3 21 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आप प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा पर्याप्त है। प्रश्न क्या है आपका, प्रत्येक छात्र द्वारा वहन किया गया पिकनिक की लागत का हिस्सा कितना था। ठीक है, तो पिकनिक की कुल लागत 1250 और पिकनिक के लिए जाने वाले छात्रों की संख्या 15 थी। ठीक है, यानी कि आपसे देखो क्या पूछा गया कि प्रत्येक छात्र द्वारा वहन किया गया पिकनिक की लागत का हिस्सा कितना था, तो ये नहीं बता सकते यहाँ से। ठीक है, क्योंकि कुल लागत इतनी है और पिकनिक के लिए जाने वाले छात्रों की संख्या इतनी है, तो प्रत्येक कितना खर्च कर रहा है ये नहीं पता कर सकते। टोटल हमें दिया गया है और स्टूडेंट टोटल दिए गए हैं, तो हम यहाँ से ये नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया गया कि यदि 3 छात्र कम जाते हैं, तो प्रति छात्र पिकनिक की लागत 120 हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आने वाला है, केवल एक अकेला पहला पर्याप्त है जबकि दूसरा अकेला पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पर देखो, प्रत्येक छात्र द्वारा वहन किया गया पिकनिक की लागत का औसत है। यानी कि दोस्तों, अगर इस कथन का मतलब कहने का क्या है कि अगर सभी जो छात्र हैं वो अगर बराबर पेमेंट करते हैं ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तब वहाँ से हम निकाल पाएंगे कि अगर टोटल इतनी लागत है और इतने स्टूडेंट हैं तो इसमें अगर इसमें डिवाइड कर देंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, प्रत्येक छात्र का। तो पहले से आप निकाल सकते हैं, दूसरे से नहीं निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन, डैश यानी कि द्वितल कोण को तलों के बीच का कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत कम समय में अचानक किसी वीडियो या फोटो की लोकप्रियता में होने वाले अनुभव को क्या कहते हैं, वायरल, ठीक है। इसका मान आपको निकालने की डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ये इसका स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, a² प्लस b² प्लस 2ab हो जाएगा, बराबर आपको 49 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका मान आपको निकालना है, और तो इधर आपको क्या होने वाला है, 49 माइनस ab का मान 12 दूनी 24 घट जाएगा इसमें, तो 25 आपका आंसर आ जाएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि तृतीय कोण प्रक्षेपण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन, तो प्रक्षेपण का तल होगा ना वस्तु और प्रेक्षक के बीच में स्थित होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कौन अक्षरों का कौन सा घट उन मनोवैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व करता है जो वनस्पति विज्ञान है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मनोवैज्ञानिक को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं वृत्त, ठीक है, और प्रतिनिधित्व करता है जो वनस्पति वैज्ञानिक है। तो यहाँ पर वृत्त वाले और आपके वनस्पति वाले कौन से हैं, त्रिकोण, ठीक है। वृत्त और त्रिकोण का कॉमन ले लेना है आपको। तो वृत्त और त्रिकोण में बी और ए बन रहे हैं, ठीक है, तो आपका आंसर बी और ए होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक कंडक्टर की पहचान करें। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, चांदी, ठीक है। यहाँ में इसमें दोस्तों बहुत ही कम प्रतिरोधकता होती है। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि एक गेंद जो है तो 30 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर की ओर फेंकी जाती है और 4 सेकंड के बाद इसका विस्थापन क्या होगा, ठीक है। 4 सेकंड के बाद ये कितने ऊपर तक जाएगी, तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ तक मैक्सिमम हाइट पर जाएगी, तो यहाँ पर भी का मान क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। और 4 सेकंड में वह कितनी दूरी कवर करेगी, तो यहाँ पर s बराबर आप ले लेते हैं, s बराबर ut, तो u का मान आपका 30 इंटू t का मान 4 प्लस 1/2। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आप अगर वस्तु ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं या फिर नीचे की तरफ, तो वो हमेशा माइनस में होता है, -10 इंटू आपका 4 चौको 16, ठीक है, ठीक है स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इधर से क्या आने वाला है आपका 880, इधर से आपका 120 माइनस 80 करेंगे तो आपका 40 मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है, चाहे आप देख लें, 40 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 मील लगभग 10 किलोमीटर के बराबर होती है, तो 1.6 किलोमीटर के बराबर होती है 1 मील, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी मशीन की दक्षता कभी नहीं हो सकती है, तो 100%, ठीक है, 100% दोस्तों कभी नहीं किसी मशीन की दक्षता हो सकती है, क्योंकि इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि जो आउटपुट, ठीक है, जो आउटपुट निकलेगा ना वो इनपुट से दोस्तों हमेशा कम ही होता है इनपुट से, ठीक है। और जो दक्षता होती है ना, वो दक्षता क्या होती है आपकी, इफिशियंसी क्या होती है, वो आउटपुट बटे इनपुट होती है, ठीक है। तो अगर आउटपुट हमेशा कम रहेगा यानी कि इफिशियंसी दोस्तों 100% कभी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको आपको यूनिट डिजिट आपको बताना है, यानी कि यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट निकालने के लिए सबसे अगर 36 दिए तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि पूरा जा रहा है पूरी बार, यानी कि 3 की पावर आपको 4 बार ही लेना है, 3 × 3 × 3 कितना यूनिट आएगा, 3 × 9 3 27 7 3 21 यानी कि 1 आएगा। तो माइनस आपका क्या हो जाएगा इधर से, यहाँ पर 4 यानी कि 0 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 4 बार टोटल 4 आपको लेना है। इधर भी 2 × 2 × 2 × 2 करेंगे तो आपका 6 आएगा, ठीक है, 6 ही आएगा ना। तो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 आ रहा है। देखो अभी इधर 1 है इधर 6, यानी कि इधर आप जब लेंगे तो इधर आपका क्या ले ना, एक हाथ से ले लेंगे, तो यहाँ पर 11 में 6 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि 2 प्रतिरोध हैं 20 ओम और 30 ओम के समांतर, इनको जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं कि 2 ओम हैं, 2 प्रतिरोध जिनके जो कितने कितने के हैं क्रमशः 20 और 30 ओम के हैं, ठीक है।
तो इनको समांतर क्रम में ऐसे जोड़ देते हैं और बोले जाए इस संयोजन को 8, ठीक है, एक प्रतिरोध अभी 8 जो है तो ओम का भी और जोड़ रहा है और 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ रही है इधर पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे जोड़ देते हैं, इधर 12 वोल्ट की बैटरी है और इधर 8 ओम प्रतिरोध है और दोनों कितने के हैं 20, इधर 20 और 30 के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो समांतर श्रेणी में है ना, तो इनके बीच में जो धारा प्रवाहित होगी ना, तो इनके अनुपात की उल्टी प्रवाहित होगी। तो अनुपात इनका कितना हो रहा है प्रतिरोधों का 20:30, यानी कि 2:3 हो रहा है। तो जो धारा प्रवाहित होगी 3:2 में होगी, इधर 3 इधर 2, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर कितनी जाएगी। तो समतुल्य प्रतिरोध इसका क्या हो जाएगा 1/R बराबर यहाँ पर 1/20 प्लस 1/30, ठीक है। यानी कि आपको कितने आने वाला है आपका 50 बटे आपका 600, ठीक है। यानी कि इससे काटेंगे तो आर का मान आपका 12 आ जाएगा और इधर 12 आ जाएगा 12 ओम, और इधर फिर आएगा तो इधर श्रेणी क्रम में है तो जुड़ जाएंगे, तो इधर 20 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा टोटल, ठीक है। और आई बराबर क्या होता है V/R, यानी कि 12/20 करेंगे तो ये आपकी धारा हो जाएगी और यहाँ पर धारा को डिवाइड करना है 5 रेशियो में, तो 5 रेशियो बराबर आपका कितना हो जाएगा 12/20। एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा आपका, एक रेशियो का मान आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 12/100, ठीक है। आपको किसका मान निकालना है, देखो 20 ओम वाले प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होती है 3 रेशियो 3 मल्टीप्लाई 3 कर देना, तो यानी कि 12×3 36 और नीचे 100 है, यानी कि दो अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा इतना एम्पियर, ठीक है। तो राइट आंसर देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, चौकोन का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या होगा यदि जिसका विकर्ण क्या है इतना है, ठीक है। तो विकर्ण क्या होता है a√2 होता है, 4 है तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 2√2। इसका वर्ग जब कर देंगे तो इसका मतलब क्षेत्रफल निकल आएगा, तो 4 × 2 यानी कि आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों जो लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में भी शेयर करिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।